देसी से लेकर आधुनिकता का समावेश। श्रद्धेय श्री झाबर सिंह जी खर्रा साहब, माननीय मंत्री राजस्थान सरकार, खर्रा साहब पधारे। किसान अन्नदाताओं के मान और सम्मान के लिए खरी खरी कहने वाले और निश्चित रूप से पाखंड से दूर वास्तविकता में जीने वाले सम्मान्य खर्रा साहब। राष्ट्रीय तेजस सेना द्वारा आयोजित राष्ट्रीय तेजस संवाद में राजस्थान के विभिन्न ग्रामीण अंचलों से पधारे समाज के सभी सम्मान्य प्रबुद्ध वरिष्ठजन, युवा साथीगण, परम सम्मान्य मातृशक्ति, सम्मानित मंच और समाचित सदन। सबसे पहले तो मैं कई देर से सोच रहा था इसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। खेत किस्मत है, कोई दो राय नहीं है। जेड़ी हमारा जेवर है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हल हमारा हथियार है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कलम, कंप्यूटर, सद शिक्षा, सद संस्कार और बोली पर संयम हमारे नए औजार। बीमारी एक ही जगह आके अटकती है। सकारात्मक बोलो, ऐसा मत बोलो कि समाज के बाकी वर्गों में उससे किसी प्रकार का हमारे प्रति प्रतिशोध का भाव पैदा हो या नाराजगी पैदा हो। खरी बोलने में कहीं कोई बुराई नहीं है और न कोई उसका बुरा मानता। हाँ, जिसका अहित हो रहा होगा वो जरूर बुरा मान सकता है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि वीर तेजस सेना द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में समाज के हित में मेरे आने से पूर्व शायद बहुत कुछ मंथन हुआ होगा, लेकिन मोटा मोटी मैं 3-4 बातें आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा। आज की तारीख में हमारी 3-4 बहुत बड़ी कमजोरियां हैं और जब तक हम उन कमजोरियों को नियंत्रण करके, काबू में करके समाप्त नहीं करेंगे, तब तक मंथन से कोई बहुत अमृत निकलने वाला नहीं है। अमृत तब निकलेगा जब उन बुराइयों को हम खात्मा करने की ओर अग्रसर बढ़ेंगे। सबसे पहली बुराई है दिखावा। मुझे 40-50 साल हो गए इस बात को देखते हुए। कई तरह की बुराइयां इस कालखंड में आई, कुछ मिटी, कुछ नई पैदा कर दी गई। 75-80 के आसपास हमारे यहाँ एक नई बीमारी पैदा हुई थी। लड़की वाले ने लड़के वाले को कह दिया शादी समारोह से पहले कि सगा जत्ता साधन बारात में ले रहा हो लो, 72,000 रुपया कचौड़ा में ले जाइए। तो उस दौर में एक लड़के वाले ने कहा कि बोले भाई साहब तुमको बोलो, बोले 101 साधन चाहिए मैंने। उस जमाने में साधन भी कम हुआ करते थे, आजकल तो आप चाहो तो 1000 साधन एक घंटे में इकट्ठे कर लो। हमने 101 साधन उसको कर दिया और वो 101 की जगह 111 साधन हो गए। 110 हुए तो फिर एक साधन और बुलाना पड़ा, 111 हो गया। लड़की वाले ने 1,11,000 रुपये कचौड़े में रख दिए। आ गए दूसरे दिन, बोले भाई साहब गाड़ियां को हिसाब भी करा जाओ। तो मैं उसके घर पे हिसाब कराने चला गया और हम 1,11,000 तो लेकर आए थे और उसमें 80,000 रुपये हमको घर से और मिलाने पड़े। गाड़ी वालों का हिसाब हो गया, फिर बाजा वालों का हिसाब करो, फिर दूसरे जो साधन के थे ऊँट, वो नाचने वाले ऊँट फलाना ढीखड़ा कर करा के मैंने कहा बोलो भाई साहब कहाँ रही हो।
बोले भाई छोरी वाला ने भी मारे, अरे 20 दूना आफा भी मर गया। तो मैंने कहा अब तो समझ में आ गई गे? अरे बोला समझ में गए, ठरको तो लागी गोख। तो एक तो ठरकासू बचवा की जरूरत। अब कितना बच पाएंगे कितना नहीं बच पाएंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में। दूसरा एक मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, किसान और मजदूर जी में जाट से ऊपर, उसके दिमाग में एक रड़क नाम का कीड़ा, और उस रड़क की रड़क में मैंने सैकड़ों परिवारों को, हजारों परिवारों को बर्बाद होते हुए देखा है। और जाट कब समझता है? जब कम से कम 4 पुरुष मोटी दीवार उसके सामने नहीं आ जाए। उसके बाद वो कहता है कि भाई साहब अब कहीं भी सल्टा दियो काम है। मैंने कहा भाई अब कहीं हो? बोला मैं बहुत पचलियो अपना दीवार में रसू तो हाल ही गुने। अब तो एक इस रड़क नाम के कीड़े को जितनी जल्दी नियंत्रित कर लेंगे, मैं समझता हूं समाज का उतनी ही जल्दी भला होना शुरू हो जाएगा। तो दिखावा और ठरका और रड़क नाम का कीड़ा। अब तीसरा कह दूं क्या बात? कई बार सोचता हूं मैं, हम ये मानते हैं कि राजस्थान में जितनी जातियां, जितने समाज हैं, शायद जाट एकल समाज है जो सर्वाधिक आबादी वाला है। हम में 2 चीजें, एक तो हमारा किशोर और युवा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा मानता हूं मैं उसको, तो जिस रास्ते पर चल रहा है वो मैं समझता हूं किसी भी सूरत में ना परिवारों के लिए, ना समाज के लिए और ना राष्ट्र के लिए किसी भी रूप में उचित हो सकता है। एक तो उस पर नियंत्रण की आवश्यकता है। दूसरे, सामाजिक रूप से हमारे परिवार छिन्न भिन्न हो रहे हैं। अभी शायद 3-1 साल पुरानी बात हो गई, जयपुर की एक बहुत पॉश कॉलोनी, और उस पॉश कॉलोनी में एक स्ट्रीट कहते हैं, गाँव में गली कहते हैं या स्ट्रीट कहते हैं, एक रोड, उसमें 20 मकान, और मकान भी इस स्थिति के थे कि कोई भी मकान 5 करोड़ से कम कीमत का नहीं था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी। 20 में से 2 परिवार अन्य जातियों के थे, 18 परिवार जाटों के थे। मैं किसी परिवार से मिलने गया था, बैठे बैठे बात चल गई। चली कैसे, मेरे क्षेत्र से एक फोन आ गया, और फोन इस बात को लेकर आ गया कि साहब पति पत्नी में झगड़ा हो गया, हमने बेटी के ससुराल वालों के खिलाफ प्रताड़ना का, दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करवाया था, पुलिस उसमें कार्रवाई नहीं कर रही। तो मैंने कहा भाई मैं आ रहा हूँ, एक बार मिल लेना, बात करेंगे, समझाएंगे, फिर नहीं मानेंगे तो पुलिस से बात कर लेंगे। तो ये शुरुआत हुई, तो बैठे बैठे बात चल गई। 18 परिवार जो हमारे समाज के बहुत संपन्न परिवार थे, सबके कोई न कोई व्यवसाय था। उनमें 17 परिवार ऐसे निकल गए
जिनमें या तो बहू ने मुकदमा कर रखा था या बेटी ने मुकदमा कर रखा था। उसके बाद मैंने कई बार इस बात को जहाँ बैठता हूँ, चर्चा परिचर्चा में बात आए तो ये भी मुझे करीब करीब ऐसे लगा कि इस प्रकार के विवादों का आंकड़ा भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब इसके पीछे क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, कौन पक्ष गलत है, कौन पक्ष सही है, इसके बारे में भी हमें बैठकर मंथन करना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूं कि हमारी परवरिश में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी रही होगी कि हम उन्हें अच्छे संस्कार नहीं दे पाए अपने बेटे बेटी या पोते पोती को, जिसकी वजह से इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो रही होंगी। तो इस बारे में मैं उम्मीद करूंगा कि आप निश्चित रूप से हम सब मिलकर मंथन करके और उसमें प्रयास करेंगे। तीसरा जो मैंने बताया, दिखावा। कई बार अगर कोई सुधार की बात करता है, अभी पिछले दिनों कोरोना के कालखंड में जब प्रतिबंध लगा मेहमानों की संख्या पर, सैकड़ों शादियों में जाने का अवसर मिला। कहीं बारात में 11 आदमी आए, कहीं बारात में 21 आदमी आए, इतने ही मांडे वालों में मिले। बहुत जगह बातचीत हुई। मैंने कहा भाई बोलो कैसा लगा? बोले साहब लगे हो कि न लगे हो तो पतो को नहीं। टेंट का अत्ता बचगा, हलवाई का अत्ता बचगा, बाजाला का अत्ता बचगा, और बीमा सो 80 रुपए की एफडी बेटी का नाम करवा दी। लेकिन कई जगह इसकी भी आलोचना बहुत हुई। काई जल्दी थी, कोरोना निकले पास धड़ाका शू करता। तो भाई ई पर भी आपने थोड़ा सो विचार करना चाहिए। अगर कोई यहाँ को वो तो चलो मजबूरी मान लो, लेकिन अब भी अगर इस कालखंड में कोई इस प्रकार का प्रयास करे तो हमें उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, तभी हम सकारात्मक रूप से आगे बढ़ पाएंगे। उम्मीद करूंगा जितना विवेक मेरे पास था उसमें से कुछ आपके समक्ष विचार प्रस्तुत किए हैं और आप गंभीरता से इन पर निश्चित रूप से मंथन करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ सभी का यथायोग्य अभिवादन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।